तो हम लोग अगेन सेकेंड एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 4.2, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड्स में भी काफी बार आ चुके हैं, इनमें से रिपीट होके। एंड हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 1। तो ये टर्म्स दिए हुए हैं और आपको इसको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, आपको ना पहले तो चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना a माइनस बी, ये जो एक है, ये आ कहां से सकती है? आइडेंटिटी देखो। तो देखो इस क्वेश्चन में ना a माइनस बी एक्स क्यूब, ये a माइनस एक्स क्यूब है और होल स्क्वायर है। तो देखो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर भी क्यूब लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो ये होती है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। अब सोचो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो तो यानी कि आपको ये चाहिए 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि ये वाले दो टर्म्स चाहिए आपको और ये वाले भी दो टर्म्स चाहिए, ताकि ये कॉम्पैक्ट होके ये बने और इसका भी होल स्क्वायर बने। तो अब यहाँ पे आपका एम क्या है? ये टर्म्स लेके आने का। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको कैसे मिल सकता है? सबसे पहले आप ये लिख सकते हो रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सारी रोज को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इजीली ये मिल रहा है पहली रो में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स मैंने एज इट इज छोड़ दिए। अब क्या होगा? ये वाला टर्म जो है ना, ये कॉमन आ रहा है पूरे रो 1 में से, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया। यहां बचेगा 1 1 1, ये होगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1। आपका काम अब क्या है? देखो 1 माइनस एक्स के टर्म भी लाना और साइमल्टेनियसली इसको और इसको भी जीरो बना सकते हो आप। तो यहाँ पे आप कॉलम रूल अप्लाई कर सकते हो और वो क्या होगा यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ध्यान रखना दोनों में मैंने कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व होके कितना आएगा? ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा पहला वाला कॉलम भी सेम रहेगा, ये बन जाएगा 0। अब आप 1 में से ये एक्स स्क्वायर हटा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बनेगा 0। फिर ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस एक्स। इतना आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज पे अगर गौर करो, इसमें से कॉलम 2 में से और कॉलम 3 में से अगर आप ये कॉमन लो या आइडेंटिटी लगाओ, देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। और ये जो x माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको लिख सकते हो यहां से x कॉमन लेके 1 माइनस एक्स। सिमिलरली यहां से x कॉमन लेते तो ये बनता है x माइनस 1 और ये 1 माइनस एक्स। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो देखो कॉलम 2 से भी आपने कॉमन ले लिया, कॉलम 3 से भी, तो यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे ध्यान रखना है 0 0, ये तो एक्स स्क्वायर एक्स रहेगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते थे, यहाँ बचेगा सिर्फ एक x। यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि जब आप ये लोगे इसमें माइनस एक्स बचने वाला, और यहाँ पे 1। इतना हो गया। अब आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप क्या करोगे? सिंपली इसको क्या कर सकते हो? एक्सपैंड, यहां से एक्सपैंडिंग अलोंग
रो वन क्या लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये टर्म आपका ऐसा ही बन रहा है एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर मैंने कॉमन लेके ऊपर लिख दिए, और ये आइडेंटिटी बनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी यहाँ पे लिखा क्यूब, और ऊपर वाला स्क्वायर जो था इसके ऊपर लगा दिया, ये बन गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखोगे, ये भी बहुत बार देखो एग्जाम में आ रखे, लास्ट के 3 बहुत बार आते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab minus 2b and 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a इसको आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ग्रेट। अब देखो इसको करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेथड आपको देख के इजी लगे उसको करो। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल क्यूब, यानी इसको 3 बार कॉमन निकाल लो या 2 बार कॉमन निकाल लो, फिर एक एक्सपेंशन। देखो अब आप इस टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, अगर यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो जाता और सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ये अगर ऐसा लिख देता मैं इसको, कॉलम 1 गोस टू, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता था या इसको ऐड भी कर सकता था, रो में भी जा सकता था, दोनों तरीके से हो सकता है। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 2b, अगर मैं इसको 2b को b से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं तब भी बन जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं रो 1 गोज टू रो 1 प्लस b टाइम्स ऑफ रो 3, तो देखो कितना सिंपल बन जाएगा ये। अब सेम काम मैं को रो 3 है ना, यहाँ पे रो 3 है तो मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। देखो साथ में और कोई भी टर्म यूज हो सकता है, तो देखो हम साथ ही साथ एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो रो 2 गोज टू रो 2 माइनस ए रो 3, माइनस करवाया मैंने जान के। अब आप देखो रिजल्ट क्या आता है, इसमें तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब देख लो आप इस 2b में एक b ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो b 2b स्क्वायर बनेगा, और ऐड हो जाएगा तो सिर्फ एक b स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखो 2ab माइनस 2ab दैट इज 0, सीधा सीधा। और यहाँ पे देखो ये कितना बनता है, ये आपका बन जाएगा माइनस 2b। इसको ना मैं साइड में सॉल्व करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। देखो ये बनेगा माइनस 2b, इसमें आप ऐड कर रहे हो b टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो देखो जब ये और ये जो टर्म है ये सॉल्व होके इतने आ जाएंगे आपके माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। यहां से देखो अगर माइनस बी कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म देखो सॉल्व होके कितना आता है 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे पहले माइनस बी कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ध्यान रखना इसकी कैलकुलेशन का, साइड में मैंने करके दिखाई है इसलिए। अब सेम काम यहाँ पे करना है 2ab माइनस ए टाइम्स ऑफ रो 3, तो देखो ए टाइम्स ऑफ 2b, ये तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो इसकी भी कैलकुलेशन, अच्छा इसकी तो आप कैलकुलेशन सोच के की थी आपने, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस टर्म को भी ऐसी करोगे, आप 2a में से सब्ट्रैक्ट करोगे a टाइम्स ऑफ रो 3,
तो रो 3 आपका क्या है यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा आपको कुछ ऐसा। तो ये तो सॉल्व होके बन जाएगा ये ए स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर। ए अगर कॉमन ले लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसकी जगह लिखोगे ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म्स तो एज इट इज लिखने हैं। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। यहां से रो 1 से एंड रो 2 से कॉमन ले लो, और क्या लेना है ये कॉमन ले लो। तो देखो दो रो से अगर आप कॉमन लोगे तो ये होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यहां बचेगा 1 0 माइनस बी, यहाँ 0 1 ए, यहां मिलेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका काम रह गया है एक लास्ट टर्म लेके आना है आपने, और आप इसको यहाँ से एक तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इसको एक्सपैंड कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अपना। तो अगर हम इसको करते हैं तो कितना बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 1 प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा, देखो एक्सपेंशन के टर्म्स अलग लिख रहा हूँ, ये यहाँ से कर रहा हूँ मैं, रो 1 के अक्रॉस कर रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस दिस, तो माइनस का मतलब हो गया ये माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर। फिर आगे इतना हो गया, अगला टर्म है 0, तो 0 वाला तो माइनस 0, पूरे टर्म 0 हो जाएगा। फिर लास्ट है माइनस बी, तो प्लस के साथ लिखूंगा मैं पहले माइनस बी, और जब माइनस बी यूज करूंगा तो ये होएगा 0 माइनस 2b। तो देखो जब ये आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व होने के बाद ये कितना मिल जाएगा, ये टर्म बनेगा 1, ये देखो ये बनेगा प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस 2a स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, ये बना माइनस बी स्क्वायर, और ये देखो ये बनेगा प्लस 2b स्क्वायर। तो देख लो सॉल्व होके कितना आ गया, ये वाला टर्म भी एग्जैक्ट यही सॉल्व होके आ जाएगा। तो जो आपने स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे क्यूब। दिस इज RHS हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये क्वेश्चन है सब AB AC AB ओके। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये ना एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर टाइप है, ऐसे काफी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पता है क्या करते हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में ऐसी चीज अप्लाई होती है नहीं। इसका एक मेथड होता है, पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 टर्म्स दे रखे हैं ना, ए बी सी, अलग अलग वेरिएबल्स, आप क्या करोगे, ये जितने भी टर्म्स है ना, जैसे रो 1 को आप ऐसे कर दोगे, एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, रो 2 को दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, रो 3 को तीसरे से। पहले तो करते हैं मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड में लिखना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसी आपने जो चीजें रो से मल्टीप्लाई करी है ना, वो कॉलम से कॉमन लेनी होती है। C1 से फिर आप, और C2 से C3 से टेक कॉमन। जैसे आप रो 1 से आपने AR1 मल्टीप्लाई किया, रो 2 से BR2, रो 3 से C मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप रो 1 में से A कॉमन लो, रो 1 कह रहा हूँ, कॉलम 1 में से आप A कॉमन लोगे, कॉलम 2 में से B। इससे क्या होगा, आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स मिलेंगे। अभी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर है प्लस 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है। लेकिन आपके पास इस रो में, या तो यहाँ पे इस वाले अगर रो को कंसिडर करते हो, इस रो को, और यहाँ पे देखो अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दोगे तो ये टर्म्स तो मिलेंगी नहीं।
तो आपका काम पहले बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म्स अपने आप लेके आने। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे भी आ रहा है ए, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ देखो ए और ए कॉमन है, कॉमन दिख रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे रो वन गोज टू, सेम काम यहाँ पे देखो बी और बी आ रहा है कॉमन, बट यहाँ पे नहीं है बी कॉमन, क्योंकि पूरे में आना चाहिए था बी कॉमन। सेम यहाँ पे सी और सी आ रहा है, आप कॉमन तो ले सकते थे, पर यहाँ पे सी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो 1/c बन जाएगा, वो हमें बनाना नहीं। तो आप क्या करोगे, रो वन को a टाइम्स ऑफ रो वन कर दोगे, रो टू को b टाइम्स ऑफ रो टू कर दोगे, रो थ्री गोज टू c टाइम्स ऑफ रो थ्री। तो देखो ये क्या बनेगा, a ऑफ a स्क्वायर प्लस वन, ये बनेगा a स्क्वायर b, ये बनेगा a स्क्वायर c। सिमिलरली रो टू को जब b से करोगे तो ए बी स्क्वायर, b ऑफ b स्क्वायर प्लस वन, b स्क्वायर c, ऐसे ये बन जाएगा सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी ऑफ सी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, आपने पहले जो रो से मल्टीप्लाई करे, तो आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का रूल है, आप अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी होगा, एक रो को मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करो न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आपको यहाँ बोला था वही टर्म्स कॉलम से कॉमन ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ए नहीं था कॉमन लेने के लिए, देखो अब आ गया, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कॉलम वन से ए कॉमन लिया, कॉलम टू से बी, कॉलम थ्री से सी। देखो ए बी सी जो कॉमन लिया ऊपर आ गया हो। अब देखो आपको इजीली टर्म्स मिल जाएंगे इसका, देखो यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया तो यहाँ पे टर्म्स बचे सिर्फ ये, यहाँ से अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे टर्म्स बचेंगे ये वाले, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब आपको सिंपल सिंपल नजर आ रहा है, अगर आप रो वन गोज टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री अप्लाई कर दोगे तो आपको साफ साफ मिल रहा है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो आप ये तो कैंसिल होके वन आ गया, जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम यहाँ पे। अब काम खत्म हो गया, बस इसमें से कॉमन लेना है, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे आप, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में वन वन वन, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब आपका काम है इसको जीरो जीरो बनाना, तो अब आप ये वाली अप्लाई कर दो ऑपरेशन, सी टू गोज टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री गोज टू सी थ्री माइनस सी वन। तो ये बन जाएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। ये आपका बन जाएगा वन, देखो पहला वाला तो सेम रहेगा एज इट इज, ये बनेगा वन, ये जीरो, इसमें से देखो ये जब टर्म आप हटाओगे तो ये बचेगा वन, इसमें से ये टर्म हटाओगे तो बचेगा जीरो, सेम यहाँ पे ये जीरो, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर हटाओ जीरो, इसमें से हटाओगे तो यहाँ पे बचेगा वन। देख लो अब आप इसको यहाँ से एक्सपैंड कर लो अलोंग रो, तो सिंपली आपको वन ही मिलेगा बस। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे वन इंटू वन वन ज़ा वन माइनस जीरो, तो ये तो वन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये बोर्ड्स में काफी बार आया हुआ है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, और वो टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है 10th क्लास में, जब आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे लिखते थे,
तो मैं बता देता हूँ ये आया कहाँ से था। ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट से आया था, लेकिन 10th क्लास में आपको डिटर्मिनेंट तो पढ़ा नहीं सकते, तो ये डिटर्मिनेंट से आया हुआ है। तो देखो, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन एज, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे दे रखे हैं किसी भी 3 पॉइंट्स के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बनेगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये कर दोगे आप इसको इज इक्वल्स टू, ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना ये है मॉड, दिस इज अ वैल्यू, ये है मॉड की, ठीक है। तो इसका काफी काम में आएगा। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कंडीशन जरूर ध्यान रखना। इफ ऑल पॉइंट्स lie in a straight line, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 से इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो जो ट्राइंगल बनेगा, मतलब जो भी लाइन बनेगी उसका तो एरिया 0 होएगा, तो 0। और ध्यान रखना यहाँ पे जो भी आंसर निकालोगे आप यूनिट स्क्वायर में निकालना, यूनिट स्क्वायर जरूर लगाना, भूलना मत इसको। एंड इतना हो गया। अब ये आप इजीली खुद कर सकते हो, बस आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, आपको यहाँ पे पुट करना है और एक्सपैंड करके आंसर निकाल लो, आपको एरिया मिल जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। एक तो हो गया एरिया निकालना, सिंपली आप निकाल सकते हो एरिया। अब आपकी बुक के अंदर ये एक एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18, आप ये समझ लो, आपका ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है ना, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्पल 18 से पहले लिख लो, एरिया फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining 2 पॉइंट्स। दैट इज वो पॉइंट्स अगर आपको x1 और y1 दे रखे हैं, x2 y2 दे रखे हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। और वो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करोगे, ये जो एरिया वाला फॉर्मूला ही है ना, हाफ इंटू, आपको जो ये 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे ना x1 y1, तो यहाँ पे पुट करनी है, x2 y2 यहाँ पुट करने हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट की जगह आप x और y निकाल, x और y लिखना। क्यों? क्योंकि आंसर आपका जो लाइन की इक्वेशन होती है वो x और y के रिस्पेक्ट में ही होती है, और लास्ट में आपको हमेशा यहाँ पे 1 1 1 ही लिखना है, जैसे वो फॉर्मूले में लिखवाया था। अब इसको इक्वेट कर देना 0 से, इसको इक्वेट 0 से इसलिए ही करना है क्योंकि एरिया ऑफ लाइन तो होता है 0। तो आप जब इसको इक्वेट करोगे 0 से, ये 2 तो उधर जाके खत्म ही हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y सॉल्व होके। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है इसी फॉर्मूले से, इसको नोट कर लो। अब हम इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं। आपकी बुक का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दे रखा है 1, 3 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 0, 0। दैट इज ये x1 दे दिया, y1, x2 y2। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, अच्छा लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स बोला है, और आगे और भी कुछ बोला है फाइंड के। चलो उस पार्ट को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका, जैसे आपको बताया था, x1 की जगह 1, इसकी जगह 3, और x2 y2 की जगह 0 0, यहाँ तो 1 1 ही आना है, और लास्ट में आपको लिखना है x और y इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर देना। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, तो देखो मेरे लिए एक्सपेंशन ये वाली सिंपल है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, चलो आप यहाँ से कर लोगे। फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लो, तो ये कितना बनेगा, 0 माइनस वाई, फिर -3, 0 माइनस एक्स प्लस 1, 0 माइनस 0। ये डिटर्मिनेंट को जैसे किया मैंने, रो 1 के अलोंग किया एक्सपैंड, तो ये इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये 2 तो उधर जाके खत्म ही हो जाएगा, हाफ जो है उधर जाके खत्म हो जाएगा।
ये बन जाएगा आपका -y, ये बन जाएगा +3x, ये 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बन गया 3x - y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड k। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो, इसने बोला है फाइंड k इफ एक पॉइंट नया दे दिया, d पॉइंट नया दे दिया और k, 0 उसको डिनोट कर दिया, इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। मतलब अब देखो ये जो लाइन है ना, अब एक पॉइंट कहीं ना कहीं मान लो ये जो दोनों लाइन ज्वाइन हो रहे थे, एक पॉइंट इसने दे दिया d। इसने कह दिया कि वो जो कोऑर्डिनेट है, वो ये जो कोऑर्डिनेट है उसके k, 0 है, और ये जो एरिया बन रहा है ना इससे ट्राइंगल का, ये जो एरिया बन रहा है ये दे रखा है आपको 3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स एक ही बात। तो बहुत सिंपल है, आपके पास अब तीनों कोऑर्डिनेट्स है, आप उसी फॉर्मूले में पुट करो और एरिया से इक्वेट करो। तो ये बनेगा 1 3 1 0 0 1। अब x और y की जगह देखना ये पुट करना, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है यहाँ पे। अब ये 3 को उधर भेज दो, यहाँ से एक्सपैंड कर लो, और 2 को उधर भेजो, 6 बन गया, इसको एक्सपैंड कर लो। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 -0 -3 0 -k, फिर आगे है 1 प्लस है 1 0 -0। तो ये आपका देखो कितना आता है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, ये आएगा 3k, राइट, 3k। हाँ, अब यहाँ पे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझना है, और वो क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ध्यान रखना है इस चीज का, ये वाला एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आप जब भी आप एक्सपैंड करोगे ना, ध्यान रखना, जब भी आप एक्सपैंड करोगे और ये मॉड चेंज करोगे, मतलब देखो एक ध्यान रखना, एरिया एक ना अगर ऐसे आता है ना कभी भी, एक चीज समझा रहा हूँ आपको, कभी भी एरिया मान लो एरिया के साथ मॉड लगता है इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि ये ध्यान रखना ये एक्चुअली पूरी मॉड वाली वैल्यू है। ये वैल्यू कभी भी यहाँ पे लिखी नहीं है, बट ये एक तरह का मॉड है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, बट यहाँ लिख के ऐसे दिखाया नहीं। तो जब भी मॉड्यूलस होता है ना, अगर उधर जाता है तो प्लस माइनस दो दो वैल्यूज देता है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। तो जब आप ये लिखोगे ना 3, तो इसके साथ प्लस माइनस ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ही लिखना है। इसका रीजन ये है, और आगे भी कभी यूज होगा तो देखना, अगर x मॉडुलस इज इक्वल्स टू y दे रखा है ना, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस y, दो वैल्यूज आएंगी अगर ये उधर जाएगा तो। सिमिलरली जब आपको एरिया दे रखा होगा 3, तो आप प्लस माइनस 3 लेके चलना, क्योंकि अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी +-6 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-2, एंड दिस इज द आंसर। इसका ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट 3 का, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी, पॉजिटिव भी, बट एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे इसमें k की वैल्यू के लिए तो नेगेटिव वाली भी कंसिडर करेंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, एंड ये टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। ये टॉपिक आपका रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये चीज जो है ना आप एक्चुअली कर चुके हो, बट इसको अब स्पेसिफिक वे में आपको मैं सिखाऊंगा। मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया ए, और ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट्स है A11, A12, A13, 1। ठीक है, आप ना ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है, वो भी एक वैल्यू है, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो इन सब से एक एक रिलेटेड होगा, तो यानी इसके टोटल 9 माइनर्स बनेंगे, 9 ही कोफैक्टर्स बनेंगे। अगर माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर बहुत इजीली निकल जाएगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ 1 1 से रिलेटेड मेरे को माइनर निकालना है,
तो आप माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे देखो माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के या फिर कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो आप ऑटोमेटिकली उसको इसमें चेंज कर लोगे डिटर्मिनेंट में, फिर आपको माइनर्स निकालने के लिए बोला जाएगा। तो माइनर ऑफ 1 1 मतलब इस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर क्या होगा, देखो जैसा आपने डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकालने के लिए सीखा था ना, इस वाले टर्म को छोड़ के और इस वाले टर्म को छोड़ के, इन दोनों टर्म्स को अगर आप छोड़ दो, मतलब ये वाला, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है ना पार्ट, A22 A23 A32 A33, और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको आता है A22 माइनस A33, सॉरी A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ये जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी ये इसकी माइनर आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको 1 2 का निकालना हो तो इस वाले कॉलम को छोड़ के और इस वाले रो को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे उनको लिख देना है ऐसे, A21 A23 A31 A33। तो इसका माइनर क्या निकलेगा, A21 A33 माइनस A23 A31। सिंपल, इतना हो गया। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल, ये 3 2 का निकालना है मान लो मेरे को माइनर, तो ये जो 3 2 वाला एलिमेंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सारे इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो। तो ये 3 2 का देखो क्या बनेगा, A11 A23 माइनस A13 A21। तो ये आप क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट कर सकते हो। को फैक्टर्स में बस एक छोटा सा चेंज है, को फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से ही, इसको इससे कंफ्यूज मत कर लेना। को फैक्टर्स भी हर एक एलिमेंट से रिलेटेड एक होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, माइनर ही होता है एक्चुअल में। मतलब A11 अगर मैं लिखूंगा ना तो यही है, सेम ही चीज है, बस एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगी ऐड यहाँ पे, और वो क्या है, आप यहाँ पे करोगे ये जो I और J है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 1 की पावर, मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे -1 की पावर I प्लस J, और यहाँ पे यही जो आपने माइनर निकाला था ना A22, इसका बनेगा A22 A33, यही सेम वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, I प्लस J। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आपका लिखा है 1 1, तो आप ऊपर I प्लस J की जगह लिखोगे 1 1, तो ये सेम एज इट इज रहेगा। बस जो भी आंसर आएगा ना, बस उसमें साइन कंसिडर कर लेना, जैसे 1 1 है इसमें तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। A11 हो गया, A12 अगर निकालना है तो अब देखो -1 की पावर I प्लस J पे लग जाएगा 1 + 2, यानी कि जब इन दोनों का सम ऑड आएगा तो आपका जो भी आंसर आ रहा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई है। इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके साथ सिंपल मुझे माइनर मल्टीप्लाई करना है इसका। अगर मेरे को ये दे रखा है 3 2 का, तो -1 की पावर 3 + 2, और ये माइनर ऑफ 3 2 निकालना है मेरे को, बस ये साइन और कंसिडर कर देना है, दिस इज को फैक्टर। अब जब आपको माइनर्स और को फैक्टर्स आपको पता चल गया, ये एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, को फैक्टर्स को कैपिटल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, ये आपको सीखनी है। देखो जैसे अभी मैंने यही लिखा था आपके सामने 1 1 1 2 3 A21 2 2 3, तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप मान लो इस रो को ले रहे हो, रो के एलिमेंट्स को, अगर आपने ये लिया एलिमेंट और इसके साथ को फैक्टर यूज किया है दूसरी रोज का, जैसे अगर आपने फर्स्ट रो लिया है, को फैक्टर अगर आप इसका यूज कर रहे हो और इसको मल्टीप्लाई करते हो, A11 को अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कैपिटल A21 से, और सिमिलरली सारे टर्म्स ऐड कर दो, A12 A22 A13 A23, तो हमेशा सम 0 आएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो
और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, मतलब समझ रहे हो, देयर सम इज 0, मतलब एलिमेंट ऑफ एनी रो। अब मान लो मैं दूसरी रो सेलेक्ट कर लूं, अगर इस एलिमेंट को मैं बाकी रोज के को फैक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग कह रहा हूं मैं, को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करूं तो हमेशा आंसर 0 आएगा। मान लो मैंने सेलेक्ट किया A21, तो इस रो को या फिर इस वाली रो, इन दोनों के को फैक्टर्स लेने पड़ेंगे मेरे को, कोई एक। तो मान लो मैंने इसके को फैक्टर्स ले लिए A31, अब मेरे को यहां से यही रो के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे 22 और इसके A32 प्लस A23 और ये A33, ये भी सम 0 आएगा। अब ऐसा मत सोचना सिर्फ रो में ऐसे होता है, कॉलम में भी ऐसे हो जाता है। मान लो अगर मैं ये कॉलम ले लूं या सेकंड कॉलम ले लूं, एलिमेंट ले रहा हूं मैं सेकंड कॉलम के और को फैक्टर्स ले रहा हूं मैं फर्स्ट कॉलम के। A12 के साथ A11 प्लस A22 के साथ A21 प्लस A21 किसके साथ हो गया, A22 के साथ A21, फिर A32 के साथ A31, ये भी 0 होगा। तो कॉलम वाइज भी आप देख लो चाहे रो वाइज देख लो, तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख लो। प्रॉपर्टी को आपको ऐसे लिखना है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactors of any other row or column, then their sum is 0। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं, आप कोई कितनी भी बना लो ऐसे। लेकिन अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लिख दो A11 A11 A12 A12 प्लस A13 A13, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, इसकी वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगी, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट निकालती है ऐसे हो। A11 और ये कैपिटल A11 क्या होता है, A22 A23 A32 A33। आपको याद होगा स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट निकालना ही ऐसे सिखाया था, और यहाँ पे आपको एक माइनस साइन यूज करवाया था। वो माइनस साइन इस को फैक्टर के -1 की पावर 1+2 की वजह से आता है। आप इसको देखो ऐसे लिखोगे, A12 क्या होता था, अगेन A21 A23 A31 A33। अब यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव ही रहता है इसका कोफैक्टर, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाओगे। A13 इसका बनेगा A21 A22 A31 A32। तो आप देखोगे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हो A21 A21 प्लस A22 A22 A23 A23, अगेन ये डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू आएगी। ओके, तो हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22। इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। दिस इज 2 - 3 5 6 4। इसमें दे रखा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 1 1 अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे देखो कोई साइन कंसिडर करने की जरूरत तो है नहीं, -1 की पावर आई प्लस जे वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जल्दी जल्दी आ जाएगा 0 -20। मैं इसको देखो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0 - 20 दिस इज -20। A12 निकालना हो तो -42 -4 दैट इज -46। A13 निकालना हो तो 6 5 30 -0 दैट इज +30। सिमिलरली अगर मेरे को निकालना हो A21 A21 के लिए 7 3 21 5 5 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज -4। A22 M22 ये हो जाएगा आपका -14
minus 5 that is minus 19. This M23 ये वाला एलिमेंट छोड़ दो. 5 2 is 10 minus of minus 3 that is plus 13. ऐसे ही M31 निकाल लो. M31 आएगा minus 12 minus 0 that is minus 12. M32 8 minus 30 that is minus 22. ये आपका मैंने क्या निकाला अभी M32. ठीक है. अब आप निकाल लो लास्ट M33 तो याद देगा 0 minus minus 18 that is plus 18. तो ये तो आपके आ गए माइनर्स. अब आप सीधा सीधा लिख सकते हो वो फैक्टर्स क्या होंगे. साइन कंसीडर कर लेना. देखो ये प्लस इन दोनों का सम है इवन तो इसका साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज रहेगा. जब बात आती है A12 की तो यहाँ पे देखो इन दोनों का सम है ऑड तो ये जो साइन होगा ना पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. नेगेटिव था तो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव. A13 इन दोनों का सम देखो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. एक ही यहाँ पे लिखना है. ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो आप A21 की वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज होएगी पॉजिटिव आ जाएगी. A22 में कोई चेंज नहीं होगा. A23 में चेंज होगा ये नेगेटिव आ जाएगी. और A31 जो रहेगा आपका ये सेम रहेगा. यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी ये अगेन सेम रहेगा. तो देख लो आपके पास सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए. आपके पास सारे के सारे माइनर्स आ गए. अभी इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है उसमें वेरीफाई भी करना है कुछ. आपको वेरीफाई करके दिखाना है दैट A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33. आपको ये तो पता ही है इज इक्वल्स टू 0 आता ही है. ये तो प्रॉपर्टी आपको बताई है क्योंकि अब ये रो 1 के एलिमेंट लिए कोफैक्टर रो 3 के लिए रो 3 के ले लिया. तो बस अब इसको वेरीफाई करना है. A11 कितना है 2. A31 देख लो आपने भी निकाला -12 पुट करना है बस. A12 कितना है आपका मतलब एलिमेंट A12 -3 इंटू A32 आपका कितना है 22 प्लस A13 आपको दे रखा है 5 A33 आपने निकाला है 18. तो ये तो बनेगा -24 ये बनेगा -66 ये बनेगा प्लस 18 5 जा 90. तो ये देखो ये कितना बन गया सॉल्व हो गया -90 प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू 0 हेंस वेरीफाइड. तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं. बाकी का जो पार्ट है आपका वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.